जब मैं छोटा था ना, मतलब 9th-10th में, तब मैं एक सोचता था कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे बाद में बड़े होके कि आपको सलोन जाने की जरूरत नहीं है, सलोन खुद आपके घर पे आएगा। चोट्टो ने मेरी आइडिया चुरा ली, अर्बन क्लैप नाम की कंपनी खोल दी। फिर ना कॉलेज में जब आए 12th में, करने को कुछ होता नहीं, टाइम पास देखो ना, करने को कुछ नहीं तो ऐसे बातें सोचती अलग अलग। तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार एक है ना ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएंगे कि साला कितने बार भीख मांगेंगे ऑटो वाले को, राजकमल चलता है क्या, राजापेट चलता है क्या, हट, दो ऑटो वाले को पूछेंगे, नहीं बोल दिया नहीं जाएंगे, अपन तो अपना खुद से एक प्राइवेट गाड़ी बुक करके वहां चले जाएंगे। छोटो ने वो भी आइडिया चुरा ली, ओला उबर। फिर ना नागपुर जाने का काम पड़ता था, पहले यहाँ पे सेंटर्स नहीं थे और आईटी ओटी यहाँ पर नहीं होता था, तो सीए में आपको नागपुर जाना पड़ता था, मुंबई जाओ पुणे जाओ आपके ऊपर है, बट नियरेस्ट नागपुर होता था। तो नागपुर के लिए सोच, और अमरावती स्टेशन भी नहीं था, बडनेरा स्टेशन था। तो पहले यहाँ से बडनेरा स्टेशन जाओ, फिर वहां से जो एक लिमिटेड टाइम पर ट्रेन रहेगी, ट्रेन तुम्हारे हिसाब से तो चलेगी नहीं, भैया आधे घंटे में आओगे क्या, हाँ भैया आ जाते हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो वही टाइम पे आपको जाना है, लेकिन वो टाइम ओटी तक हम पहुंचने चाहिए, आईटी ओटी कोर्स होता है वो आपको करना पड़ता है सीए में, तो उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो फाइनल एग्जाम्स देने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था कि आपको यहाँ से पहले बडनेरा जाओ, बडनेरा से फिर ट्रेन पकड़ो, ट्रेन पकड़ के वहां उतरो, नागपुर उतरो, नागपुर के स्टेशन से लेके फिर ऑटो वाले को वापस, भैया भैया चलोगे क्या वहां तक, आईसीआई भवन तक, वो करो। अरे यार नहीं, फिर अपन ने सोचा अपन सीए बन जाएंगे, फिर अपन एक नया बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे। देख, दो तो उन्होंने चोट्टों ने चुरा ली, अभी तक एक ऐसा कोई मॉडल नहीं आया कि जिसमें आप जब चाहो तब प्राइवेट कार शेयर करके जा सकते हो, जब चाहो तब। ऐसे शेयरिंग कार होती है, वो तो स्टेशन के सामने चिल्लाते रहते लोग कि नागपुर 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 नागपुर। अभी तक नागपुर जाने के लिए या तो ट्रेन है या तो बस है, बस में जाना है तो पावर हाउस जाओ। नहीं नहीं तुमको पता है, है चल झूठी, नहीं पता बोल, नहीं पता, पावर हाउस नहीं पता ना, किधर है, और डेपो के पीछे। तो पंचवटी से जो अपन सीधा जाते पावर हाउस पे, वहां पे गए, अरे क्या हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, बस कौन चलाएगा, झूठी बातें करते लोग, वेरी बैड। हाँ, तो मैं बोला यार ऐसा कोई अपन बिजनेस मॉडल बनाएंगे कि अपन घर बैठकर ऐसे ऐप पे से सर्च करेंगे कि 10:41 हो रहा है, मुझे 10:45 को नागपुर के लिए निकलना है, तो 4 मिनट बाद मुझे ऐसी कोई कार चाहिए जो शेयरिंग में मेरे साथ चल सके। पूरी अब प्राइवेट कार नहीं चाहिए, प्राइवेट कार तो वैसे भी मिलती है, 2-3 हजार रुपए ले लेगा नागपुर जाने का एक इंसान का। तो मैंने बोला अभी तक तो ऐसा कोई बिजनेस मॉडल आया नहीं, अपन इसके ऊपर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने मैडम को बताई, मेरी मैडम को, तो बोले आपके अमरावती में नहीं है ऐसा, हमारे पूना में पिछले 4 साल से चालू है। उस कंपनी का नाम है ब्लाब्ला कंपनी, नाम सुना? मैंने भी ये बोले हैं, उस कंपनी का नाम है ब्लाब्ला कंपनी, ऐप है उसकी, सर्च कर लेना, अभी नहीं है, पूरा दिन है तुम्हारे पास, पूरा दिन है। तो वो कंपनी का नाम है ब्लाब्ला कंपनी, ब्लाब्ला कंपनी तेरी बाहुबली एंट्री। तो वो ब्लाब्ला कंपनी क्या करती है, मुझे नागपुर जाना है, मेरी प्राइवेट कार है, ठीक है, अपन अपने ऑल्टो 800 लेके निकल रहे, अब मैं अकेला जाऊं तो भी पेट्रोल का उतना ही खर्चा है, और 3 लोगों को और लेकर जाऊं तो भी पेट्रोल का उतना ही खर्चा है। ऐसा तो नहीं ज्यादा लोगों को बिठा तो पेट्रोल ज्यादा लगता है, तो पेट्रोल का खर्चा उतना ही है, टोल का खर्चा उतना ही है, बीच बीच में ब्रेक्स ज्यादा हो जाएंगे, 4 लोगों को चाय का ब्रेक चाहिए, 3 लोगों को सुट्टा का ब्रेक चाहिए, ब्रेक्स बढ़ जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या पता मेरी कॉस्ट कम हो जाए। लॉजिक समझ में आया? तो इमेजिन करो, अरे रुक ना भाई, है कार है, ठीक है, इसमें कैपेसिटी है 4 पैसेंजर्स की, इसमें कैपेसिटी है 4 पैसेंजर्स की। मैं अकेला यहां पे एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं, मैं अकेला जाने के लिए सोच रहा हूं कि मैं अकेला जाकर आता हूं। मुझे मेघल, दर्शन और निरंजन मिल गए, ठीक है, हाँ है ना तू, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं। तो उसमें निरंजन ने बोला था कि मैं आऊंगा,
बाद में निरंजन ने कैंसिल कर दिया। निरंजन बोलता है आई हैव सर्टन सम अदर प्लान्स। ठीक है, नहीं आना होगा शेयर करके। तो अब इसमें हम लोग हो गए 3 पैसेंजर्स। टोटल खर्चा कितना है देख लो। पेट्रोल का खर्चा ऑन एंड अराउंड 2000 रुपए पकड़ के चलता हूं मैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, टू एंड फ्रो ट्रिप। ठीक है, टोल का खर्चा अप्रोक्स 500 पकड़ लेता हूं। इसके अलावा और कोई खर्चा है? अबे इंश्योरेंस वगैरह थोड़ी रे, नागपुर जाने को थोड़ी इंश्योरेंस निकालोगे। और कोई खर्चा? बीच में जो ब्रेक्स है वो पर्सनल इंडिविजुअल है, किसको कितना खाना है, किसको ज्यादा ठूसना है वो ज्यादा ठूसे, कम ठूसना है कम ठूसे, वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं रहेगा ना। आपको नागपुर पहुंचना है कार में, तो इसके अलावा और कोई खर्चा ध्यान आ रहा है? तो टोटल खर्चा हो रहा है मेरा 2500। क्लियर है? अब ये 2500 में अकेला जाऊं तो भी 2500 लगने वाला है, 2 जाएगा तो भी 2500 लगने वाला है, और 4 जाएंगे तो भी 2500 लगेगा। अग्रीड? कोई प्रॉब्लम तुमको यहां तक? हम लोग कितने जन है? 3। तो उसमें मैंने मेरा जो था, एक्चुअली अगर 3 लोग हैं तो पर हेड कंट्रीब्यूशन कितना? 800 रुपीज समथिंग अप्रॉक्स पकड़ लो अभी के लिए, 800 रुपीज। उसमें 800 तो मेरा खुद का भी है ना। मुझे 800 रुपये मतलब 2400 रुपए मिलने वाले हैं क्या मेरे को? मुझे कितने मिलने वाले? 1600। बट मैंने क्या बोला, मेघल और दर्शन इन दोनों को बोला कि तुमको 1250 रुपीज लगेंगे पर हेड, तुमको 1250 रुपीज लगेंगे पर हेड। कार में अच्छी वाली ले लेता हूं। तो बोले ठीक है सर 1250 हम देने को रेडी है, कम से कम अपने हिसाब से जाएंगे, घर के नीचे गाड़ी आएगी वहीं से पिकअप करेगी, जहां पर हमको जाना है मैं वाला डेस्टिनेशन तक छोड़ के दूंगा। बस तो क्या है, आपको बस स्टॉप तक छोड़ेगा या उसका जो भी एक स्टॉप है वहां जाकर छोड़ेगा। मैं बोलता हूं तुमको जहां पहुंचना है वहां तक छोड़ के दूंगा। तो बोले 1250 में डन। तो मुझे इन 2 लोगों के कितने मिले? इतने मिल गए 2 लोगों के, जबकि मेरा खर्चा कितने का था? तो मेरा तो हो गया फ्री, मेरे को कोई पैसा लगने वाला है क्या? जो मेरे जो 2500 रुपए लगने वाले थे वो मेरे फ्री हो गए। अब क्या इसमें कोई कैपेसिटी बची है मेरे कार में? क्या कोई कैपेसिटी बची है क्या? अरे हाँ ना, 3 ही तो लोग थे, जबकि कैपेसिटी कितनी होती है कार की? मिनिमम 4 लोगों की। वैसे 5 की हो सकती है, पीछे 2 पीछे 3 आगे 2, बट 4 जन कंफर्टेबली। अब रास्ते से जाते जाते समृद्ध मिल गया। समृद्ध क्या है? नागपुर। मतलब अकेला आना पड़ेगा? तो बोले ऐसे नहीं आता अकेले। मतलब फिर मत आ, 2 जन की तो कैपेसिटी नहीं है, और वो अकेला आता नहीं। निकेत आएगा तो मैं जाऊंगा, जो बैठे रहे। तो हम आगे चले गए। आगे गए तो कुशल मिल गया। कुशल मिल गया तो कुशल बोलता है सर मुझे भी नागपुर तक छोड़ दो, थोड़ा वाड़ी तक ही जाना है मुझे, मतलब थोड़ा नहीं पूरा छोड़ के दूंगा। तो बोले आप कितने रुपए लोगे? कितने लेने चाहिए? 1250। मैंने कुशल को बोला कुशल 1250। बोलता हट 1250 में थोड़ी जाऊंगा मैं। मत आ, छोड़ दे। थोड़ा आगे गए, वैश्विक मिल गया। अब 1250 से ज्यादा बोलूं क्या? 1250 में तो वो ही नहीं चला पट्टा। 1250 बोलूं? डाउटफुल है, नहीं मिला आगे तो खाली जाएगी। समझ में? मैं मारवाड़ी हूं, मेरा कॉस्ट रिकवर हो गया, मुझे प्रॉफिट चाहिए कि नागपुर जाने में मुझे पैसा मिले। मेरा लगे वो तो गया, क्योंकि दोनों ने दे दिया ना, तो मुझे तो चाहिए कि मुझे प्रॉफिट होवे। वैश्विक मिल गया, कितना बोलूं? 1100 1000 के आसपास। मैंने वैश्विक को बोला 1050। हे नहीं आना। और 1 किलोमीटर तक आगे गए तो वहां पे हर्षित मिल गया। हर्षित पूछता है सर नागपुर जाना है। अब डर डर के 800 बोल दूं? नहीं। क्यों? लॉस हो जाएगा मेरे को। क्यों लॉस क्यों नहीं हो रहा है? सर कॉस्ट तो रिकवर हो गया ना, कॉस्ट तो रिकवर हो गया। हाँ प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब अगर कोई नहीं भी रहता तो मेरा को नुकसान है क्या? मेरे को कोई नहीं मिला, मैं नागपुर तक पहुंच गया, मुझे एक भी इंसान नहीं मिला, मेरा लॉस है क्या? तो मुझे हर्षित मिलता है और हर्षित बोलता है सर मैं 5 रुपए दूंगा। राजकमल चौक पे बैठा था क्या मैं? कार लेके हूं मैं,
तो फाइनली मैंने बोला 200 रुपए में चलेगा, चलता हो तो बता। उसने बोला डन। क्या मैं 200 रुपया उससे चार्ज कर सकता हूं क्या? नहीं, जान देना कितना भी होगा। मैं अमरावती के बाहर ही मिला मेरे को, अमरावती से 5 किलोमीटर आगे मिल गया मेरे को। नहीं ठीक है, ये नहीं बोल रही है भाई। अब वो तो छूट गए पीछे, उनको कहा लेके आओ, वो तो गए पीछे, वो तो छूट गए ना। अच्छा ये दोनों बोलेंगे कि उसके लिए, ठीक है ना, वो उनका मैटर। तेरे को प्रॉब्लम है, तू उतर जाए यहीं पे, अमरावती से 8 किलोमीटर आ गया, रिटर्न का ऑटो ढूंढ लेना। अब उसको बस भी नहीं मिलती। चलो रीजनेबल अमाउंट 800 रुपए में मान गया। इन्होंने 1250 दिया, उसने 800 दिया, मान गया। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलूंगा मेघल को और इन दोनों को, मेघल और दर्शन को, कि देख मैं तुमको तुम्हारे डेस्टिनेशन पे छोड़ूंगा, इससे पैसे कम लिए ना, इसको नागपुर के बाउंड्री पे जाके छोड़ दूंगा, लोहा पुल वहां पे जाके छोड़ देंगे। तो बोले ठीक है सर, चलेगा सर। ओके, क्या मैं उससे 800 रुपए चार्ज कर सकता हूं क्या? तुमने हाँ क्यों बोला? क्योंकि सर आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई, आपकी कॉस्ट रिकवर हो गई। कॉस्ट दो टाइप की रहती है कभी भी, एक रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट, एक रहेगी वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का अगर एडिशन कर दूं तो बनता है टोटल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? अब फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल हो। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल हो। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो अवॉइडेबल हो। ठीक है, जैसे पेट्रोल का कॉस्ट अवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल? सर गाड़ी तो चल ही नहीं रही। अबे नागपुर जा रहे हैं तो गाड़ी तो चलेगी, गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल मांगेगी, पेट्रोल मांगेगी तो डालना पड़ेगा ना। टी ब्रेक्स तो टी का खर्चा, चाय का खर्चा अवॉइडेबल कॉस्ट है, और इसीलिए वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब कोई एक कट चाय पिएगा, कोई एक लोटा चाय पिएगा, डिपेंड करता है तुम्हारा खून क्या है, चाय पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो डिपेंड करता है। समझ में आया? तो ये कॉस्ट तो वेरिएबल रहेगी, केस टू केस डिफर करेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट कभी केस टू केस डिफर नहीं कर सकता। तुम एक जाओ तो भी टोल उतना ही लगना है, 4 जाओ तो भी टोल उतना ही लगना है। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। करेक्ट? तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब एक बात बताना, ये हो गया टोटल कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट में इतना ही है, मुझे दो एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं, एक है कॉस्ट और दूसरा है रेवेन्यू। रेवेन्यू समझता है क्या होता है? रेवेन्यू इनकम, इनकम अभी के लिए इनकम बोल दो, टोटल इनकम। कॉस्ट में मैंने बताया दो टाइप की कॉस्ट हो गई, कौन सी? फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों का एडिशन कर दो तो क्या मिला? सॉर्टेड। रेवेन्यू की बात करते हैं। मुझे एक बात बताना, अच्छा पैसे में कुछ है क्या वेरिएबल फिक्स्ड रेवेन्यू, ऐसा कुछ था क्या मेरे इसमें? सर मेरे को जो पैसा मिल रहा था उतना ही पैसा मिल रहा था। मुझे दर्शन से कितना मिला? मेघल से? हर्षित से? कितना कमाया मैंने? रेवेन्यू। मैंने प्रॉफिट नहीं बोला, सुन लेना, मैंने रेवेन्यू बोला, क्योंकि ये पूरा पैसा मेरे को थोड़ी मिला, इसमें से कॉस्ट भी तो माइनस होगा। तो कितना मिला मुझे? करेक्ट? इसको मैं क्या बोलूं 3300 को? आंसर इज टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू में 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है टोटल रेवेन्यू, जो समझ में आया तुमको? समेशन ऑफ ऑल रेवेन्यूज। एक होता है एवरेज रेवेन्यू। मेरे को थोड़ा एवरेज करके बताना, एवरेज रेवेन्यू क्या होता होगा तुम्हारे हिसाब से? ओके, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? हाँ 1100। कैसे लिखा 1100 तुमने? सर 3300 रुपए हुआ डिवाइडेड बाय 3। क्यों?
अगर कोई इंसान फ्री में रहता तो क्या उसके रेवेन्यू को तुम जीरो कंसिडर नहीं करते? तुम अगर कॉस्ट पर पैसेंजर निकालोगे, कॉस्ट पर पैसेंजर निकालोगे, तो क्या उसमें फ्री वाले का कॉस्ट नहीं निकालोगे? उसके लिए तुमको कॉस्ट नहीं लग रही है? तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने थे? 4। तो कितना होगा मेरा एवरेज रेवेन्यू? समेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ टोटल यूनिट्स, दैट इज 3300 डिवाइडेड बाय 4, कितना? 825 बोल रहे हो? पता नहीं, देख लेना। ठीक है, ये मेरा सेकेंड एलिमेंट खत्म हुआ। एक और है रेवेन्यू में जिसका नाम होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है एक एक्स्ट्रा इंसान ने या एक एडिशनल यूनिट ने आपको कितना एडिशनल इनकम दिया। हमारे केस में एडिशनल कौन था? मैं था एडिशनल, दर्शन था एडिशनल, मेघल था एडिशनल, कौन था? हर्षित था एडिशनल। हर्षित के आने के वजह से कितना एडिशनल रेवेन्यू आया मुझे? 800। दिस इज माय एमआर। समझ में आया क्या? एडिशनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट से आपको कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ, दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। पक्का क्लियर है? सर ये रामगाथा गाई क्यों इतनी? कल अपन ने कुछ यूटिलिटी के लिए पढ़ा था। क्या मैं किसी की भी यूटिलिटी मेजर कर सकता हूं? इट इज एन हाइपोथेटिकल, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आइडियली मैं उसका रेवेन्यू जो उसका जो मेजरमेंट है वो कर ही नहीं सकता हूं। बट ऐसी तो कितनी सारी चीजें जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, बट हम उसको एक अजम्पशन से तो लेते हैं ना। अजम्पशन लेते हैं तभी तो एक्स मिलती है वैल्यू, मैथ्स का एक्स, राइट? तो मुझे अज्यूम तो करना पड़ेगा कि हाँ शायद मैं यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूं। तो मैं एक कॉलम बना रहा हूं जिसमें फर्स्ट रहेगा यूनिट्स, मतलब 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, पानीपुरी वाला यूनिट अपना। फिर मैं लिखता हूं यूटिलिटी पर यूनिट, मतलब वो वाले यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली। सर वो तो हर यूनिट पे सेम यूटिलिटी मिलती होगी ना, हर पानीपुरी पे सेम टाइप का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, कम ज्यादा हो रहा था। लेकिन अगर मुझे टोटल निकालना है, टोटल यूटिलिटी, तो मैं कैसे निकालूंगा? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो आएगा मेरा टोटल यूटिलिटी। एक और कॉलम आएगा मेरा कुछ मार्जिनल यूटिलिटी। पहले एक आएगा एवरेज यूटिलिटी और एक आएगा मार्जिनल यूटिलिटी। सही है? अब सुनना, सपोज मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया जिसके ऊपर मुझे पर यूनिट 30 की यूटिलिटी मिली। मैं गिन रहा हूं 30 को। सर इसको क्या नाम दूं, इस रिश्ते का क्या नाम होगा? कुछ नहीं। यह रिश्ता क्या कहलाएगा? कुछ नहीं, सिर्फ 30, क्योंकि इसको यूनिट थोड़ी है, कोई कभी गिन थोड़ी सकते हो आप सेटिस्फैक्शन। भैया मेरे को 3 का सेटिस्फैक्शन देना। अबे क्या 3? सर कुछ नहीं, ब्लैंक है 3। बस उसको एक थ्योरेटिकली नहीं बोलते हुए प्रैक्टिकली एक फिगर को डिनोट करना था, इसलिए मैंने उसको 30 गिन लिया। तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? मेरी एवरेज कितनी हो गई? सर फॉर्मूला बताओ ना, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। झापड़ मारूंगा तो फॉर्मूला क्या को लर्न करना पड़ता? समझ में आ रहा तुमको कि 30 यूनिट, 30 कैपेसिटी का तुमको मिला है यूटिलिटी 1 यूनिट से, तो 30 डिवाइडेड बाय 130। मार्जिनल यूटिलिटी है ही नहीं सर। पहले वाले का कंपेयर किससे करोगे? सेकंड वाला रहेगा तो पहले से कंपेयर होगा कि वो तो ऐसा था, यूटिलिटी इसमें ऐसा नहीं है, यूटिलिटी यहां पे तो कंपेयर करने के लिए है ही नहीं ना। फिर मैंने 3 यूनिट लिए, 3 मतलब 1 के बाद और 3, हर यूनिट पे 40 की यूटिलिटी बढ़ी। तुमने याद करो, पहले तो बढ़ रही थी, फिर एक पॉइंट पर आके हम सैचुरेट हो गए, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटियाटी। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटियाटी, जहां पे आपका सेटिस्फैक्शन एंड लेवल पर है, सबसे पीक पर है।
वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ सेटिएटी। उसके बाद में डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा आपकी यूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस यूटिलिटी। पक्का है? हाँ, 13वीं पानी पूरी बराबर। तो मेरा टोटल यूटिलिटी बताना। मैंने अभी 3 लिए ना, 140 का दे रहा था, तो एवरेज 120 डिवाइडेड बाय 4, टोटल यूनिट कितने हो गए? समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इस केस के लिए अगर मैं सिर्फ इसकी एवरेज निकालू तो 120 डिवाइड बाय 3, सिर्फ इसका एवरेज निकाल रहा हो तो मार्जिनल पहले में 30 मिल रहा था एवरेज, अब का एवरेज 40 हो गया, तो पहले वाले से कितना ज्यादा मिला हमको? बट ये करेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला था मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है, एक यूनिट ऐड करने पर। हमने एक नहीं ऐड किया ना, हमने ज्यादा ऐड किया है। लॉजिक समझ में आया क्या? बट मुझे तो तुमको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? यहां तक समझा हुआ है? चलो, अच्छा एक थोड़ा हेल्प कर देना। फीचर्स था ना कल का? क्या था? कितने पॉइंट्स हैं इसमें? पहला रिलेटिव कॉन्सेप्ट। एक मिनट, क्या बोलती है पलक, इसमें क्या लिखेगी रिलेटिव कॉन्सेप्ट में? ओके, पर्सन टू पर्सन, चलो ठीक है। परी सेकंड पॉइंट क्या बोलती है? हैं? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। निकेत हेल्प कर, क्या लिखेगा इसमें? ये तो मैं लगा दूंगा, तू। अच्छा, थर्ड बोलना, तू ही पॉइंट बोल थर्ड। कौन सा न्यूट्रल? फर्स्ट गियर एंड न्यूट्रल, एथिकली न्यूट्रल। क्या लिखेगी इसमें एथिकली न्यूट्रल में? है पढ़ के तो मेरे को अभी के अभी फास्ट पढ़ के तो अभी के अभी फास्ट। पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब ऐसी यूटिलिटी जिसके फॉर्म चेंज होने से यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है। जिसके फॉर्म चेंज होने पर यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है। एग्जांपल पानी। पानी की यूटिलिटी, ऐसे पानी कितने रुपए का है सर? ऐसे तो अभी म्यूनिसिपैलिटी का पानी लोगे तो बहुत ही सस्ता है, वैसे बिस्लरी का ब्रांडेड पानी लोगे तो महंगा है, 20 रुपए लीटर। सर कोहली का देखकर ब्लैक वाटर पीने लग गए तो वो 600 रुपए लीटर है। और नाली का पानी डिस यूटिलिटी सर, पॉसिबल ही नहीं है। हर इसका फॉर्म चेंज हो रहा है, प्राइसेस चेंज हो रही है, और यूटिलिटी तो सेम ही है नाली का पानी के अलावा। करेक्ट, ठीक है। वुड, लकड़ा, लड़की नहीं, लकड़ा, लकड़ी,
वैल्यू कितनी? नॉमिनल। अबे आजू बाजू में सब जगह है। फर्नीचर बनाया तो वैल्यू चेंज हो गई। पेन में यूज किया, पेंसिल में यूज किया एज ए लीड, वैल्यू चेंज हो गई। पेपर के फॉर्म में यूज किया, वैल्यू चेंज हो गई। आर्टिस्टिक वॉल बनाने के लिए यूज किया, वैल्यू चेंज हो गई। समझ में आया क्या? तो सब चीज की वैल्यू डिपेंड करता है आप उसको कौन से फॉर्म में यूज कर रहे हो। पहले कुछ अपन ने एक बात किया था अडल्ट्रेशन के बारे में, कि मिलावट जो होती है प्रोडक्ट्स के अंदर। तुमको बताया था सैफरन, केसर, उसमें उसको अडल्ट्रेट किया जाता है हॉर्स हेयर से। घोड़े के बाल डाले जाते हैं केसर की जगह। हाँ, मिर्ची में ब्रिक पाउडर यूज करते हैं, मिर्ची में ब्रिक पाउडर यूज होता है। मिल्क में मिल्क पाउडर यूज होता है। तो किसकी कुछ वैल्यू और थी, आपने किसी और वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। जैसे ही उसका फॉर्म चेंज हुआ, उसकी यूटिलिटी भी चेंज हो गई। समझ आया? फॉर्म यूटिलिटी, when the utility is created due to change in shape or structure of an existing material, it is called as form utility. For example, toys made of clay, furniture from woods. क्ले की as such यूटिलिटी नहीं है, लेकिन उसके आप जब टॉयज बना के उसको सेल करते हो, बट ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। समझ में आया? चलो, सेकंड इज प्लेस यूटिलिटी। कल किसी ने सोचा होगा कि मेरे पास में घर में 15-20 छतरियां पड़ी है, दुकान डाल देता हूं, बेट लगा लेनी थी रे। कल ही बोला था बेट लगाते, साला अकेले लगा लेते लोग। तो कल अगर किसी ने बोला होता, कल सुबह मॉर्निंग में किसी ने बोला होता कि मैं छतरी का एक स्टॉल डाल देता हूं। स्टॉल डालने में जाता है क्या है, ऐसा बिछाना है, छतरी लेकर बैठ जाना है, और एक छतरी खुद के लिए। पागल बोलते लोग उसको, बोले पागल है क्या, ये जगह सही नहीं है। पूरे इंडिया में वहां पर जाकर बेचो जहां पे इसका यूज है। कल रात के बाद से अमरावती में भी यूज है। कल सुबह तक जिस चीज का यूज आपको नहीं था, अब आपको उस चीज का यूज है। कल सुबह तक मतलब आज तो समझ ही नहीं आ रहा मॉर्निंग से एसी चालू करना है, रेनकोट लेना है कि स्वेटर पहन के घूमना है, तीनों एक साथ आ रहे हैं। तो बट ऑफ कोर्स हर चीज का यूटिलिटी भी उसके प्लेस पर भी तो डिपेंड करता होगा। कौन सी चीज कहां पर फिट हो रही है, उसके हिसाब से उसकी यूटिलिटी आएगी। लॉजिक समझ में आया क्या? प्लेस यूटिलिटी, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी increases due to change in its place, it is called as place utility. For example, woolen clothes have more utility at cold places than at warm places. Transport creates a place utility. जिसके पास ट्रांसपोर्ट ज्यादा रहेगा, प्लेस यूटिलिटी उसके पास ही तो ज्यादा रहेगा। सर ऐसे थोड़ी होता है, ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना। अरे यार, तुमको कोई भी चीज खरीदनी, अगर अमरावती में अवेलेबल ही नहीं है, कहां जाओगे? जहां पे अवेलेबल रहेगा, या जहां पे अवेलेबल और ट्रांसपोर्ट रहेगा? अवेलेबल और ट्रांसपोर्ट रहेगा। बट ऑफ कोर्स, लॉजिक समझ में आया? थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी. Service utility arises when the personal services are rendered by various professionals. Example, service of doctors, teachers, lawyers, etc. Teaching. अरे मेरे लव बर्ड्स चालू हो गए तुम वापस. सर्विस की कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर्विस में कॉस्ट हो सकता है क्या? सर आपके एक बोलने का कितना चार्ज करते हो? ऐसे थोड़ी होता है. आपको एक मेरे को मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदना तो मैं देखूंगा इस मोबाइल में मटेरियल कितना लगा, इसको मजदूरी कितनी लगी, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, और इसके ऊपर लगाने वाला प्रॉफिट, तब जाके तो उस चीज का कॉस्ट निकलता है. कोई भी चीज का एमआरपी कैसे डिक्लेयर होता है? इस तरीके से डिक्लेयर होगा. सर्विस की एमआरपी कैसे डिक्लेयर करोगे? कर ही नहीं सकते सर. अब कोई डॉक्टर 500 रुपए में भी करके देगा, तो कोई डॉक्टर उस चीज का 50,000 रुपए भी लेगा. कोई लॉयर आपको 2,000 रुपए में चार्ज करेगा, तो कोई लॉयर 3 लाख रुपए पर घंटा फीस चार्ज करते हैं. मुंबई में जो लॉयर्स है, 2-3 लॉयर, मतलब लॉयर फर्म्स है वो, तो वो फर्म ग्रेचुटी के लिए हम उनके पास में जाते थे. वो एक प्रोविजनल एक एनैक्टमेंट रहती है उसके लिए. तो दे यूज टू चार्ज अस 10,000 रुपीज फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट उनके पास बैठने का, 5 मिनट उनके पास बैठने का वो 10,000 रुपए चार्ज करते थे. तो तुम जाके वहां पर टाइम पास करोगे, और सर कैसे हो, क्या मरिया, सब सही, घर पे सब कैसा? बेटा तेरे 10,000 रुपए का घंटा चालू हो गया. तो मेक श्योर कि तुम सिर्फ काम की बात करो, टाइम पास की बातें ना करो. और अमरावती में कोई लॉयर वगैरह के पास गए, या किसी और बंदे के पास में गए, कोई और प्रोफेशनल के पास गए जिसके पास में इतना काम नहीं है कि वो पर मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहा है, वो बैठा है खाली, बैठा है तुम्हारे साथ शांति से बात करते हुए. तो ये भी तो एक सर्विस यूटिलिटी हो गई. अब कौन कितनी सर्विस दे रहा है उसके हिसाब से आपसे चार्ज करेगा.
और वो चार्ज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। वो जो भी आपको सजेशन दे रहा है उसकी यूटिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। समझ में आया? एंड फोर्थ इज नॉलेज यूटिलिटी। एक इंसान से दूसरे इंसान में नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, दैट इज नॉलेज ट्रांसफर। When a consumer acquires a knowledge about a particular product, it is called a knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. मोबाइल का यूज पता है तभी तो तुम वो फोन खरीदोगे। मेरे को एक बात बताओ, एप्पल खरीदना है तुमको, क्यों? सर मिरर सेल्फी में वो एप्पल दिखेगा फिर। इसके अलावा जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं तुमको बोलता हूं कि तुम्हारे पास में 1 लाख रुपया है, या तुम्हारे बापू के पास में तो है, और तुम जिद कर रहे हो कि अगर बापू मुझे अगर 12th में 95% आते हैं तो आपने मेरे को आईफोन दिलाना। मैं बोलता हूं आ गया 95, ले लिया आईफोन, क्या चेंज होगा? स्टेटस के अलावा, स्टेटस के अलावा और कुछ, सोशल स्टेटस और व्हाट्सएप स्टेटस दोनों चेंज होंगे, आई नो। इसके अलावा कैमरा, शक्ल तो वैसी है ना, उसकी भी वैसी है, वाला वाली जो भी तेरे वाला है, हाँ ठीक है समझ में आया, हाँ। और सिक्योरिटी, तेरे इसमें कौन से न्यूक्लियर कोड है बे? नहीं नहीं, कौन सा न्यूक्लियर कोड है कि लेकर चले जाएंगे ब्रिटिशर्स तेरे यहां से? हाँ दिखाने के लिए, वो तो बराबर है, ओके मैं वही बोल रहा हूं। इसके अलावा तुम समझ रहे हो यूटिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास में तुम्हें टाइम का रिक्वायरमेंट है कि भाई इजी ट्रांसफर हो जावे, तुम्हारे पास में कोई सेंसिटिव डेटा है कि वो डेटा बाहर ना आवे या किसी और के हाथ में ना जावे, वो डेटा अगर जब तक तुम्हारे पास में नहीं है, आईफोन इज नोन फॉर इट सिक्योरिटी। तो आईफोन बेसिकली एक बिजनेस फोन है, आईफोन कोई नॉर्मल फोन, नॉर्मल मतलब एंटरटेनमेंट वाला कोई फोन ही नहीं, आधी चीजें चलती नहीं, आधी चीजें मोस्ट ऑफ चीजें चलती नहीं, तो इट्स अ बिजनेस फोन। अब तुम ठहरे निठल्ले, जब तुम ही निठल्ले हो तो तुमको बिजनेस फोन का कोई काम नहीं है। तो यहां पे समझ में आया, अगर तुमने फोन ले भी लिया, इस चीज का तुमको यूटिलिटी कुछ नहीं है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी है, वो तुम्हारे ओप्पो वीवो रेडमी से भी हो रहा है, मैं बोल रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? तो बट ऑफ कोर्स तुम लोगे नहीं। हाँ, अब तुमको कोई चीज ऐसी पता चलती है कि तुमको ये चीज कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, और वो चीज सिर्फ और सिर्फ आईफोन में मिलती है, अब तुम्हारे लिए उस चीज का यूटिलिटी बढ़ गया, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। तुमने उस चीज का डिमांड तभी किया जब तुमको उस फीचर का नॉलेज आया, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। ये दादी माँ फोन नहीं चलाएगी, ये बेमड़ा चला रहा है, इसको पता है यूज कैसे करता है, ये देख रही है कैसे यूज करता है इसको, समझ में आया? इनको नॉलेज नहीं है, इसको नॉलेज है, इसके लिए इनको यूटिलिटी नहीं है, इसको यूटिलिटी है। क्लियर? एक होता है पोजेशन यूटिलिटी, पॉजेसिव नहीं है, पोजेशन है। पोजेशन क्या होता है? जब कोई चीज आपके पास होती है, दो चीजें होती है, एक होता है ओनरशिप, एक होता है पोजेशन। किसी की बुक गायब हुई आज, इको की एक, हाँ क्योंकि हम यही छोड़कर गए थे कल, तो ओनरशिप मीत की है, पोजेशन मेरे पास में है, तेरी थी ना, हम उधर बैठा था कल तू पीछे, क्यों भूल गया? मजा नहीं आया सर। पोजीशन का मतलब होता है वो चीज रखी किसके पास है, कस्टडी, कस्टडी। ओनरशिप उसकी है उस बुक के ऊपर, पोजीशन मेरे पास में, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। बट उस बुक का काम मुझे है या उसे है, तो पोजीशन यूटिलिटी उसके लिए है या मेरे लिए है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। लॉजिक समझ में आया? Possession utility arises when the ownership of the goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from the seller to the buyers. अरे यार कुछ अब बहुत सारा हो गया एक साथ, रुक जाओ। फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी में पहला फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड प्लेस यूटिलिटी, थर्ड सर्विस यूटिलिटी, फोर्थ नॉलेज यूटिलिटी, फिफ्थ, सिक्स्थ है क्या टाइम यूटिलिटी। आपको अभी किसी चीज की नीड नहीं है, एग्जाम्पल अभी तो हो गया, लेकिन जब तुम 8th स्टैंडर्ड में थे, 7th स्टैंडर्ड में थे, तब तुमको लैपटॉप की यूटिलिटी नहीं थी एज कंपेयर टू अब।
अब तुमको लैपटॉप की यूटिलिटी हो सकती है नहीं है, डिपेंड करता है। अभी के लिए तो नहीं है फॉर कॉमर्स, बट आगे जाके होगा, कल जाके। अभी भी चलो मैं मानता हूं अभी भी नहीं है, कल को जॉब लगती है, अब होगा। तो पहले जो चीज की यूटिलिटी आपको नहीं थी, अब उसकी यूटिलिटी हो गई। क्यों? क्योंकि सर टाइम चेंज हो गया। एग्जाम्पल ब्लड, आज तुमको ब्लड लेने की बात करो, देने की नहीं। ब्लड लेने की यूटिलिटी जीरो है। कोई आपको बोलता है कि ए पॉजिटिव, आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, और आपको बोल रहा है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मेरे पास में सरप्लस में अवेलेबल है, चाहिए क्या? क्या करोगे? क्या करो? यूटिलिटी नहीं है। वहीं पर टचवुड खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, और अब तुमको ब्लड लगाने की नौबत आ गई, क्या अब तुमको वो चाहिए? क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया। टाइम चेंज हो गया तो उसकी यूटिलिटी पहले नहीं थी, अब आ गई। दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called as time utility. For example, a student has more utility for textbook during the examination than in vacations. दोनों ही vacation है इनके लिए। तो time utility is also observed when the goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood banks. Clear? पक्का? चलो चार्ट बुक बना लो। आलसीओ लाया क्या? तुम दोनों लाया क्या? दोनों ने एक ही लाया क्या मिलके? जॉइंट अकाउंट नहीं? तेरी किधर है समरुद? क्या होने वाला हमारे चार्ट का नाम? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी या फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। और कितने होने वाले हैं? अरे क्यों क्यों, क्या हो गया? क्या क्या चाहिए क्या तुमको लाइफ में? अनन्या, उमेर, युक्ता, नताशा, तब तक नॉर्मल बुक में ड्रॉ करके। अनन्या, उमेर, युक्ता, नताशा, कैम ऑन रखो। मेरे को नहीं मालूम पड़ता तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। सर भरोसा कर लो, 2 पैसे का नहीं है मेरे को भरोसा तुम लोगों पे। आजा युक्ता। क्या हो गया मेघल? कलर अच्छा नहीं लगा पेन का? पिंक वाला दूं? पिंक वाला चाहिए? किसको चाहिए? मीत तेरे को पिंक वाला चाहिए? है पिंक वाला ही है, वेरी गुड। ओके युक्ता, चलो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में क्या क्या बोला तुमने मेरे को? हाँ हाँ। पोजीशन यूटिलिटी बोला? और फिर अब तुमको समझ में आ रहा? अब तक अपन ने 2 क्वेश्चन कवर किया है। पहला किया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सेकंड किया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। चलो बनाया फटाफट, फास्ट, डन। चलो फटाफट।
जल्दी जल्दी लाइन मार। वैशु जल्दी फास्ट, लाइन ही बनाते रह जाएंगे, लोगों के लिखना चालू हो गए हैं। हाँ वही ना, खत्म भी हो गया। देख मेघल कितना फास्ट है, फटाफट लाइन मारता मैं मेघल। चलो डन, लास्ट 1 मिनट है, चाक चुक नहीं बे। डन अनन्या? यस सर। बता। पक्का लिखा तू ना, मेरे को दिख कम रहा है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। नताशा डन? बता। कैमरे के सामने रख दे, चल जाएगा, दिख जाएगा मेरे को। क्या हो गया? चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में मैंने 3 टाइप की यूटिलिटी बताई तुमको। कौन कौन सी? पहले टोटल यूटिलिटी, फिर एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को क्या बोला मैंने? सारे यूनिट्स का टोटल, दैट इज माय टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूनिट्स को कैसे बोलेंगे सर? पूरे टोटल का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। फॉर्मूला रटाने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला नाम की कोई चीज होती नहीं है लाइफ में, जो भी होता है कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से ही वो फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब पिछले वाले से अभी कितना चेंज आया। अब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना। पहले वाले में आपको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 10 की, अब आपको मार्जिनल मिल रही है 8 की, तो एक्चुअली आपको ज्यादा मिली यूटिलिटी या कम मिली यूटिलिटी? मतलब वो ये होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग पे होगा ग्राफ उसका, ठीक है। सर ग्राफ होते हैं कि एको में? यस सर। एग्जाम में आते हैं क्या? 200% आते हैं। सर कितने सारे ग्राफ है? 6-7 ग्राफ है। सर इजी है क्या? एकदम ही चिल्लर है। सर हमको जम जाएंगे क्या? डिपेंड करता है। चलो, फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्सेप्ट्स, following are the two main concepts of utility. First is total utility. Total utility refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all the units. Total utility refers to the aggregate, total aggregate utility of all the units consumed. जितने units थे आपने सबको consume किया. It is an aggregate of utilities of all successive units of commodities consumed. ठीक है। Total utility, sorry, marginal utility. Marginal utility refers to the additional utility, refers to the additional utility derived by a consumer from an, मतलब एक, from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity. मतलब अगर एक commodity 0 है, second commodity T1 है, थर्ड वाली T2 है, तो अगर मुझे इन दोनों का निकालना है, कौन सा? MU, मार्जिनल यूटिलिटी, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे सेकेंड और थर्ड यूनिट का निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको इन्होंने फॉर्मूले में डिराइव किया है, फॉर्मूले में कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले से अब में आपको कितना एडिशनल यूटिलिटी मिला, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? मेगल को पसंद आएगा, देख। रिलेशनशिप बिटवीन total utility and marginal utility. Marginal utility derived from various units of a commodity and its total utility are interrelated, but of course total आएगा तभी तो marginal आएगा। 2 का टोटल 14 था, 3 का टोटल 17 है, तो 1 का एडिशन कितना हुआ? 3। 2 का टोटल 13 था
और 14 था, सॉरी 2 का टोटल 14 था और 3 का टोटल सब मिला के हो गया 17, तो तीसरे का यूनिट कितने का यूटिलिटी दिया होगा? 3 का, इसीलिए तो वो 14 से 17 पर पहुंचा। दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल निकालने के लिए टोटल निकालना जरूरी है, टोटल ही नहीं आएगा तो मार्जिनल कैसे निकालोगे? चलो अब देख, एक यूनिट 10 की यूटिलिटी टोटल दे रहा है, मार्जिनल भी 10 का दे रहा है, ठीक है। दूसरा 2 यूनिट 18 का दे रहा है। एक यूनिट अगर 10 का दे रहा था, एक यूनिट अगर 10 का दे रहा था और 2 यूनिट मिला के 18 का दे रहे हैं, तो मतलब सेकंड ने कितना दिया होगा? 3 ने दिया 24 का, तो कितना एक्स्ट्रा दिया? 4 ने टोटल 28 दिया। पहले वाला 24 भी तो दे ही रहा था, तो चौथे ने कितना दिया? 4 जब 28 दे रहे थे तो 5 ने 30 दिया, तो एडिशनल 2 का ही आया था। 5 जब 30 का दे रहे थे तब 6 भी 30 का ही दे रहा था। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूं? पॉइंट ऑफ सेटिएटी खत्म हो गया। अब मेरा मार्जिनल सेटिस्फैक्शन बढ़ ही नहीं रहा, हो गया मैक्सिमम। अब क्या होने वाला है? अब नीचे गिरने वाले हम डिस यूटिलिटी के तरफ। देखते हैं, जब 6 यूनिट 30 का यूटिलिटी दे रहे थे, जब एक मिनट तुमको कंफ्यूज हो रहा होगा, जब 6 यूनिट 30 का यूटिलिटी दे रहे थे, 7 लेने के बाद में अबे 28 हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड करने पे कितने की यूटिलिटी बढ़ी? बढ़ी तो नहीं सर, उल्टा 2 की गिर गई। तो आपका TU और MU ये इंटर रिलेटेड है। तो अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, कुछ भी ले लेते हैं, इसको TU ले लेते हैं, इसको MU ले लेते हैं, तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा? पहले तो 0 है, ये थोड़ा गलत हो गया, समझा क्या? ये जो है ये 0 वाला है, स्टैग्नेंट रही। आपने यूनिट तो ऐड कर दिया, यूटिलिटी नहीं बढ़ी, यूटिलिटी तो फ्लैट हो गई, और यहां से अब -2 मतलब गिरना शुरू हो गया। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। लॉजिक समझ में आया? पॉइंट ऑफ सेटिएटी आएगा। अब तुम्हारे बुक में वो ग्राफ बना खोल कर रखो, ये ऊपर में अपन ने जो ग्राफ किया ना, तुम्हारे बुक में वो ग्राफ खोल के रखो। टेबल, सॉरी नॉट ग्राफ, सो सॉरी, टेबल जो है ना, अभी जो ऊपर अब्बा जब्बा डब्बा देखा अपन ने, वो खोल के रखो। मैं यहां से रीड कर रहा हूं, तुम सिर्फ टेबल के फिगर्स पर देखोगे, मैं रीड कर रहा हूं, तुम फिगर्स पे देखोगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ X कंज्यूम्ड आर दी सेम। तुमको ऊपर देखना नहीं, तुम उस टेबल को देखते रहो, मैं जो बोल रहा हूं वो देख लो, वहीं पे तुमको वैसा दिख रहा है क्या? सेकंड, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ X, द टोटल यूटिलिटी increases at a diminishing rate and marginal utility goes on diminishing. मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी स्टैग्नेंट होने वाली है। अब एट अ पर्टिकुलर स्टेज total utility reaches it to the maximum and remains constant, whereas marginal utility becomes 0. Marginal utility becomes 0. क्या बोला था इसको 0 को? That is called as point of satiety. तो तुमको MCQ में पूछ सकते हैं what do you mean by point of satiety? 4 ऑप्शन दे देंगे, ग्राफ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या तुमसे ये इक्वेशन एक्सपेक्ट करेंगे। When TU is maximum, MU becomes, समझ में आएगा? After this point, any additional unit consumed further results in a decline in the total utility, while the marginal utility becomes negative. समझ में आया? तो आफ्टर पॉइंट ऑफ सेटिएटी क्या हो रहा है? आफ्टर पॉइंट ऑफ सेटिएटी क्या हो रहा है?
एडिशनल यूनिट जो आप बना रहे हो, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड फर्दर रिजल्ट्स, क्या आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है पॉइंट ऑफ सेटिएटी के बाद? मैं पूछ रहा हूं पॉइंट ऑफ सेटिएटी के बाद आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है क्या? टोटल यूटिलिटी भी नहीं बढ़ रहा है, वो भी गिर रहा है। उल्टा वो तो अब थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे गिरेगा, बट मार्जिनल यूटिलिटी तो अभी से नेगेटिव हो गया। अब वो 0 0 0 0 तो पहले खत्म हो गया, वो अब तो डायरेक्ट नेगेटिव पे शुरू हो गया, और टोटल यूटिलिटी को नेगेटिव आने को टाइम लगेगा। तब तक मार्जिनल यूटिलिटी भगवान जाने कहां नेगेटिव पे पहुंच चुका होगा। मतलब सोचो 25वीं पानीपुरी, 13वीं में तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ सेटिएटी आ चुका था, 14th पानीपुरी में तुमको डिसयूटिलिटी होना स्टार्ट हो गया था। बट मैं बोल रहा हूं अभी भी आ तो रही थी ना यूटिलिटी, नेगेटिव ही सही, बट टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव तो थी ना, मतलब 0 के ऊपर तो थी ना। अब उसको नीचे आना है, नेगेटिव आना है। नेगेटिव आते आते तुमको डायरिया हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी भगवान जाने माइनस कहां तक पहुंच चुका होगा। लॉजिक समझ में आया क्या? चलो, तो आइडियली एक रैशनल कंज्यूमर कब स्टॉप हो जाएगा? एक रैशनल कंज्यूमर कब स्टॉप हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेटिएटी पर ही, कि बस भाई खत्म, अब मेरा खाकर भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा अब खा के मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे अनईजी फील होना शुरू हो जाएगा। तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा पॉइंट ऑफ सेटिएटी पर आकर स्टॉप हो जाएगा। तो आपके वांट्स का भी एक पॉइंट ऑफ सेटिएटी होना चाहिए कि इस पॉइंट पर आके हमारी वांट सारी खत्म हो गई, बट वांट्स आर अनलिमिटेड। समझ में आया क्या? After reaching the point of satiety, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction has been reached and there is no addition to the total utility by any further increase in the stock of commodity. जब तक तुम्हारे पास में एक फोन नहीं है, एक आईफोन नहीं है, तब तक तुम भागोगे आईफोन लेने के लिए at any age of time। ऐसा नहीं बोलोगे अभी, तुम बोलोगे तुम जॉब लगने के बाद में मैं आईफोन ले लेता हूं, तुमने ले लिया, फिर 1 साल बाद तुम्हारा प्रमोशन हुआ, तुमने फिर एक नया आईफोन ले लिया, अब तुम्हारे पास में 2 आईफोन हो गए, 2 सिम इसमें 2 सिम इसमें, 2 किसी के लिए 2 किसी के, आर मतलब कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, जियो, कोई और, हाँ, और पगार बढ़ गई, क्या करूं लेकर? हो गया ना, अभी 2 फोन खत्म हो गया, मेरा पॉइंट ऑफ सेटिएटी रीच हो गया। एट द सेम मोमेंट अभी तुम्हारे पेरेंट्स आर ऑन पॉइंट ऑफ सेटिएटी। अब तुम्हारे पेरेंट्स को कोई बोला कि आप एक काम करो, आप अभी अगर सपोज 15 लाख रुपए कमाते होंगे ना, आप अगर यहां से डेली नागपुर जाते हो, अगर आप यहां से रोज डेली नागपुर जाते हो कि 8 बजे या सुबह 5:30 बजे की जो अपनी लोकल ट्रेन चलती है अमरावती नागपुर, आप उसमें चले जाओ, 9 साढ़े 8 बजे तक आप पहुंच जाते हो, 8:30 बजे से 3 बजे तक, बस 8:30 से 3 बजे तक आप नागपुर वाले ऑफिस में बैठ जाओ, और 3:30 बजे वापस आप रिटर्न आ जाओ, कोई भी ट्रेन से, गीतांजलि या जो भी ट्रेन होगी उससे आप वापस अमरावती आ जाओ, शाम के 6 बजे तक आप आ जाओगे। ये करके आप टोटल 18 लाख रुपए कमाओगे। बट ऑफ कोर्स है फिर ये यहाँ के 15 लाख नहीं मिलेंगे। तुमको मुझे कोई बोलेगा तो हम शायद सोच लेंगे, हम क्या सोचेंगे, ठीक है यहाँ के 15 नहीं मिले, अरे लेकिन वहां 18 भी तो मिल रहे हैं, तो 3 लाख बेनिफिट ही हो रहा है, तो हम कर लेंगे। तुम्हारे मॉम डैड को, तुम्हारे पापा को बोला, अज्यूमिंग तुम्हारे डैड इज इन द रेंज ऑफ 45 to 50, 40 to 50 होगा यार, वो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे रहने दे, वहां के 18 लाख नहीं होना, यहाँ के 15 लाख ठीक है, शांति से तो मिल रहे हैं, इतनी हाई मारी करके क्या मतलब है, रोज सुबह उठकर जाओ, सुबह 5:30 बजे, उसके लिए 4 बजे उठो, पूरे घर को उठाओ, फिर जाओ, फिर वो पूरे दिन वहां पे मेहनत करो, और फिर वापस ट्रेन पकड़ के आओ। एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 45 इतना एक्सर्शन कौन करेगा भाई? बॉडी भी तो डेप्रिशिएट होती है, सिर्फ आर्टिकल्स थोड़ी डेप्रिशिएट होते हैं, बॉडी भी तो डेप्रिशिएट होती है। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा 3 लाख। छोड़ना भाई, कौन करेगा? और वही तुमको, हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूं नेट मिलेगा, नेट 3 लाख मिलेगा, बट उनको वो 3 लाख का उतना यूटिलिटी नहीं है जितना शायद तुमको होवे। तुमको कोई बोलता है कि अमरावती में आर्टिकल शिप करो या अमरावती में जॉब करो 15 लाख मिलेगा, नागपुर में जॉब करो 18 लाख मिलेगा। अब तुम या तो नागपुर में रह सकते हो या रोज अप डाउन कर सकते हो। हजारों लोग होंगे जो रोज अप डाउन करते हैं, नॉट इवन नागपुर, मुंबई अप डाउन करते हैं, कि हफ्ते में 3 दिन मुंबई रहते हैं, 4 दिन अमरावती रहते हैं, जिनका भी बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह हो, ऐसा होता है। एट दी मतलब 2017-18 में मैं भी करता था।
2 दिन मुंबई जाओ, 4 दिन रुको, फिर वापस आ जाओ, 4-5 दिन यहां रुको, फिर जाओ, फिर आओ। अब कर लिए, अभी भी कर लेंगे, मम्मी पापा नहीं करेंगे। उनका पॉइंट ऑफ सेटिएटी आ चुका है। अब उनका एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से या एडिशनल इनकम आने से वो बोलेंगे हेडेक भी आएगा। सिर्फ इनकम नहीं आएगा, शायद साथ में कोई बीमारी भी आ जाए। रोज ट्रैवल कर रहे हैं तो बॉडी एक्सर्शन हो रहा है, बॉडी एक्सर्शन हो रहा है, कल जाके कुछ दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा। वो बोलते हैं हमारा पॉइंट ऑफ सेटिएटी रीच हो गया, दैट इज मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसके ऊपर जाने में कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए एक रैशनल कंज्यूमर यहां पर स्टॉप हो जाना चाहिए। बट मैंने बोला रैशनल कंज्यूमर, क्या पता उस इंसान को एक्चुअली नीड है पैसों की, उसके घर में उसकी बेटी की शादी होगी, उसको ईएमआई वगैरह चुकाने होंगे, तो उसके लिए वो 3 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो वो ये कर सकता है। वो है 55 ईयर्स ऑफ एज। एग्जाम्पल, घर में कोई मेड आती हो, या अपन देखते हैं जो रोड पर लोग सफाई वगैरह करते हैं, एजेड होते हैं। मेरे घर में तो एक जो आती है बाई, नानी, सब नानी बोलते हैं उसको, उसकी एज है 78 ईयर्स। 78 ईयर्स, उसको ये ऑफर मिले तो करती है वो लोग। उनका सुनना डे, कहां से निकलते और कहां पहुंचते हैं एंड में, और फिर वहां से रिटर्न आते हैं अपने घर पे। उनके लिए पॉइंट ऑफ सेटिएटी आया ही नहीं अब तक। तो मैंने क्या बोला तुमको कि एक रैशनल कंज्यूमर ने ऐसा करना चाहिए। जरूरी है कि वो कंज्यूमर रैशनल ही होगा। दैट इज अनदर एलिमेंट, क्रिटिसिज्म्स ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो नेक्स्ट चार्ट बनेगा अपना, अभी नहीं बनाना है, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूं कि ये कुछ क्रिटिसिज्म्स है कि आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो। मेरे अजम्पशन से क्या लेना देना? सेट्रस पैरिबस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ऐसे थोड़ी होता है। लॉजिक समझ में आया क्या? ऐसा हो नहीं सकता ना। अब जैसे मैं बोलूँ फॉर एन एग्जांपल, मैं सेम लेक्चर दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मार्क्स सबके सेम आने चाहिए। आएंगे क्या? परसेंटेज, मार्क्स, एवरीथिंग शुड बी सेम। आ ही नहीं सकते सर। ऐसा थोड़ी होता है, जब आपने सेम इनपुट दिया तो आउटपुट भी तो सेम आएगा। सेट्रस पैरिबस अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये आपका अजम्पशन ही तो गलत है। आप ऐसा अज्यूम कर ही कैसे सकते हो? इसके अलावा भी तो कितने सारे फैक्टर्स है। बुद्धि सबसे बड़ा एक फैक्टर है। किसी की बुद्धि इतनी, किसी की बुद्धि उससे भी खोटी। समझ आया? बूढ़ी नहीं रे, बुद्धि। ये तो उसी में घुसता पूरा टाइम। समझ में आया? दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ। Consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction. In other words, a consumer start experiencing ill effect of consumption. चलो नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, ये नया यूनिट है, एक साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, इसको एक साथ लेना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको देख के थोड़ा बताओ तो क्या है इसमें? ग्राफ है बेशक। ये पार्ट क्या है? ये मतलब डिसयूटिलिटी है बोल रहे हो। और ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ, ये नहीं है, नहीं है पॉइंट ऑफ सेटिएटी। तो फिर कौन सा है? ये वाला है पक्का पॉइंट ऑफ सेटिएटी है। ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी गिर क्यों रहा है रे? बढ़ना चाहिए था ना सर। ये तो हमेशा ड्रॉप ही होता है और उसके बाद में तो डिसयूटिलिटी शुरू होता है। जबकि टोटल देखो जा रहा है, टोटल अब तक नहीं हो रहा है जीरो। ये भले नेगेटिव हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा। सेम लेवल पर जीरो होता है क्या टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम मालूम है उनको? हाँ। और एक या मैक्सिमम 2 सेशंस और लगेंगे इसके लिए। चलो, यहां तक में कुछ डाउट है तो पहले बात कर लो। कुछ डाउट इसमें? पक्का? अनन्या, उमेर, युक्ता, नताशा, कुछ डाउट? श्योर? ओके, ठीक है। ओके, हम मिलेंगे मंडे। कल संडे है तो हम मिलेंगे मंडे। मंडे को
मैं आए तू कहाँ जा रहा है बेटा, खड़े हो गए तू तो। मंडे को ये वाला यूनिट इकोनॉमिक्स का कंटिन्यू होगा। एट द सेम टाइम मैथ्स स्टार्ट होगा, मैथ्स 2 स्टार्ट होगा, 1 स्टार्ट होगा, 2 स्टार्ट होगा, 2 स्टार्ट होगा फर्स्ट वॉल्यूम। तो टाइमिंग जो रहेगा मेरे बैच के एग्जैक्ट पहले रहेगा, मैम की बैच खत्म होगी उसके बाद मेरी बैच स्टार्ट होगी। टाइमिंग जो है मैं डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 9:30 टू 10:30 रहेगा, 10:30 ऑनवर्ड्स मेरा रहेगा, या तो फिर 9:30 टू 11 रहेगा और 11 टू 12 मेरा रहेगा, दोनों में से कुछ एक टाइमिंग रहेगा, बट रहेगा वो